द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और नर्न्स्ट लॉ। अगर हम दो इममिसिबल लिक्विड्स के एक मिक्सचर में एक सोल्यूट को एक्सेस अमाउंट में ऐड करते हैं तो ये सोल्यूट इन दोनों फेजेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे कि हर एक फेज़ जो है उस सोल्यूट से सैचुरेट हो जाएगा। अगर हम सोल्यूट को इतने अमाउंट में ऐड करते हैं जो कि इनसफिशिएंट है वो दोनों लिक्विड्स को सैचुरेट करने में, तो भी वो सोल्यूट जो है वो दोनों लेयर्स के बीच में एक डेफिनेट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स लेते हैं, सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 2, इसमें एक सोल्यूट को ऐड करते हैं और इस मिक्सचर को पूरा शेक करते हैं और फिर रेस्ट होने देते हैं, तो ये जो सोल्यूट है इसकी सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंगली दोनों लेयर्स में एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो सपोज C1 और C2 इस सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशंस हैं सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 2 में। तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हो जाता है C1/C2 इक्वल टू K, जहाँ पे ये K जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और पार्टीशन कोएफिशिएंट। और ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर नर्न्स्ट लॉ। नाउ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इससे दो डिविएशंस हो सकते हैं। पहला केस ऑफ डिविएशन है आयोनिक डिसोसिएशन। अगर ये सोल्यूट आयोनिक डिसोसिएशन अंडरगो करता है किसी एक सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल वीकली एसिडिक बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल्स को हम अगर ऐड करते हैं वाटर और ऑयल में, तो जो वाटर फेस है उसमें इस वीकली एसिडिक बेंजोइक एसिड का थोड़ा सा आयोनिक डिसोसिएशन हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो वैल्यू होती है पार्टीशन कोएफिशिएंट की, दैट विल बी गिवन एज K डैश इक्वल टू CO/CW इक्वल टू HA इन ऑयल फेस अपॉन HAW प्लस A माइनस, जहाँ पे CO और CW जो हैं ये कॉन्सेंट्रेशंस हैं बेंजोइक एसिड के ऑयल और वाटर फेज में। स्क्वायर ब्रैकेट में HAO जो है ये है CO यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन सिंपल बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनिक फेज में। HAW स्क्वायर ब्रैकेट में ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है बेंजोइक एसिड के अनडिसोसिएटेड फॉर्म का वाटर में। स्क्वायर ब्रैकेट A माइनस जो है ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है आयोनाइज्ड या डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ बेंजोइक एसिड का वाटर में। और K डैश जो है ये एपरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है। तो ये जो CW है यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड टोटल कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या हो जाएगा, ये सम है अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ बेंजोइक एसिड का जो प्रेजेंट है वाटर में। pH बिलो 2 पे जो ये K डैश है दैट विल बी इक्वल टू K, यानी जो रियल डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है, क्योंकि pH बिलो 2 यानी हो गया एसिडिक pH, और एसिडिक pH में बेंजोइक एसिड जो है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो pH बिलो 2 जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू मिलेगी वो रियल डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है, लेकिन pH अबव 2 वाटर में थोड़ा सा बेंजोइक एसिड डिसोसिएट हो जाता है, तो ये K डैश जो है ये एपरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट हमें मिलेगा। तो ये एक केस है डिविएशन का जहाँ पर सोल्यूट का और वाटर फेस में आयोनिक डिसोसिएशन होता है। दूसरा डिविएशन होता है जब सोल्यूट का वाटर फेस में ऑर्गेनिक फेस में मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाए। तो सेम बेंजोइक एसिड का अगर हम एग्जाम्पल लें, बेंजोइक एसिड को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें बेंजीन और एसिडिफाइड वाटर, तो एसिडिफाइड वाटर जो है उसमें बेंजोइक एसिड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में सिंपल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो बेंजीन फेज है उसमें बेंजोइक एसिड का डाइमराइजेशन होता है। दो बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होकर डाइमर फॉर्म करते हैं। इस केस में जो वैल्यू है एपरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट K डबल डैश की, दैट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन ऑयल फेस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर फेस। यहाँ पे COCW बेंजोइक एसिड के कॉन्सेंट्रेशंस हैं ऑर्गेनिक फेज और वाटर फेस में। इन जनरल अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सोल्यूट के एसोसिएट होते हैं पोलर लेयर में, तो जो एपरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट मिलता है दैट कैन बी गिवन एज
K डबल डैश इक्वल टू nth रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर फेज। तो यहाँ पे क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं तो हमने लिया है स्क्वायर रूट यानी सेकेंड रूट। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे तो हमें यूज करना पड़ेगा nth रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन द ऑर्गेनिक फेज। सो दीज आर द टू deviations from the Nernst law or distribution law. Now there are various applications of the distribution law in pharmacy. सबसे पहले solubility जो है ड्रग्स की वाटर और दूसरे सॉल्वेंट्स में और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स में वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से। सेकेंड होती है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ड्रग्स को बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जैसे ब्लड, यूरिन और टिश्यू से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनमें कोई भी सॉल्वेंट ऐड करते हैं, शेक करते हैं, तो वो जो ड्रग है थोड़ा ब्लड में रहेगा, थोड़ा वो सॉल्वेंट में आ जाएगा और ऐसे करके मल्टीपल एक्सट्रैक्शन करके हम ड्रग को पूरा ब्लड, यूरिन या टिश्यूज़ में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिनन। देन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को उनके मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग सॉल्वेंट्स यूज़ करके, जिनमें वो ड्रग सब्सटेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पार्टीशन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो सॉल्वेंट में को यूज़ करके मिक्सचर में से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद इन वीवो ड्रग अब्सॉर्प्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू से। पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू से हमें पता चलता है कि ड्रग जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को कितना इजीली क्रॉस करेगा। जितनी ज़्यादा ऑयल वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू होगी उतना इजीली वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से हम पासेज ऑफ ड्रग्स जो है मेम्ब्रेन्स के थ्रू उसको स्टडी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अप्लाई करके। देन प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शंस एंड क्रीम्स। इमल्शन और क्रीम जो होते हैं ये बाईफेजिक सिस्टम्स होते हैं। इनमें दो फेजेस होते हैं, एक ऑयल फेज और एक एक्वस फेज। तो हम जो भी प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे वो इन दोनों फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमें कितना अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव ऐड करना चाहिए जिससे कि हमें स्पेसिफिक फेज में उतना पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट वैल्यू से। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। जो ऑयल वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करके हम ड्रग्स की हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देन कुछ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं जो कि पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनके डिज़ाइनिंग में भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एप्लीकेबल होता है। देन कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी में भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एप्लीकेबल है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अप्लाई करके हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस का स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ये डिटेल में आएगा, आपको आगे एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्सेस पे उसमें। सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कहीं पर भी कोई सब्सटेंस दो फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ऐसा कोई भी फिनोमिनन है तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एप्लीकेबल होता है। देन देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कुछ कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, तभी हमें प्रॉपर पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू डिटरमाइन करने में इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है कि सोल्यूट जो है सॉल्वेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट द स्टडी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो दोनों भी फेजेस में सोल्यूबिलिटी चेंज हो जाएगी। उसके बाद सोल्यूट का जो मॉलिक्यूलर स्टेट है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी सॉल्वेंट में, यानी ना तो एसोसिएशन हो एक्वस फेस ऑर्गेनिक फेस में, ना ही डिसोसिएशन हो एक्वस फेस में। देन कॉन्सेंट्रेशन जो है सोल्यूट का दोनों भी सॉल्वेंट्स में वो लो रहना चाहिए। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद ही नोट करना चाहिए, इसीलिए दोनों सॉल्वेंट्स में सोल्यूट डाल के उसको शेक करते हैं और फिर कम से कम हाफ एन आवर तक उनको सेटल होने देते हैं ताकि एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, कि मतलब अब सोल्यूट जो है एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद ही कॉन्सेंट्रेशन को नोट करना चाहिए। देन उसके बाद सॉल्वेंट्स जो हैं वो आपस में इमिसिबल हैं, तो उनकी जो ये मिसिबिलिटी का एक्सटेंट है वो ऑल्टर नहीं होना चाहिए सोल्यूट के एडिशन से। सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू मिलेगी वो करेक्ट या एक्यूरेट वैल्यू होगी। So this is all about this video, and this finishes your first unit, first chapter, that is solubility of drugs.